Hello everyone. Welcome to the another lecture of pharmacotherapeutics 1. So today we are going to again see about the management of COPD. So in this class हम लोग देखेंगे कि जो COPD है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम फिर इसके कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट। तो जो अपना गोल है, सीओपीडी पेशेंट अगर कोई भी हॉस्पिटल में आता है तो अपना गोल क्या होना चाहिए। पहले तो क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो जो इसका प्रोग्रेशन है उसको हमको स्लो डाउन करना है या फिर प्रिवेंट करना है अगर पॉसिबल है तो। और आदमी जनरली सीओपीडी का जो एक्सजर्बेशन है वो फोके हॉस्पिटल में आया होता है, स्टेबल केस में फॉलोअप में कमी आया होता है। तो जो एक्यूट सिम्टम लेके आया है पेशेंट, उस सिम्टम को रिलीव करना है, उस सिम्टम को ट्रीट करके मिनिमाइज करना है। और सीओपीडी में जैसे हमने बोला कि जो एयरवे का फ्लो रहता है वो ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, जिसकी वजह से आदमी को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज रहती है। कोई भी एक्सर्शन करते टाइम पे डिस्निया रहता है, तो वो जो डिस्निया का इंटेंसिटी है उसको कम करना हमारा गोल रहेगा। और ओवरऑल जो उसका एक हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता है उसको इम्प्रूव करना है। और अगर आदमी एक्सजर्बेशन होके आया है तो उस एक्सजर्बेशन को हम ट्रीट करेंगे, और जो भी इसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमने पैथोफिजियोलॉजी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे थे, उन कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इसके गोल्स हो गए। और एज यूजुअल जैसे हम हर मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बातें करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे एजुकेट अबाउट मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। राइट, आदमी को हमको उसके मेडिकेशंस के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। हमने बोला है कि ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और इसमें रिवर्सिबल है, ये प्रोग्रेस होता रहता है, तो मेडिकेशंस चलती रहती है। उन मेडिकेशंस को अडहेयर करना, उसको टाइम टू टाइम लेना, उसके रिलेटेड हमको एजुकेशन देना पड़ेगा। और आदमी को न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि हमने देखा कि पिंक पपर्स में जनरली लोग माल नॉरिश रहते हैं, और जो ब्लू ब्लोटर्स रहते हैं उसमें जनरली ओबीस रहते हैं जिनका बीएमआई हाई रहता है। तो दोनों भी न्यूट्रिशनल चीज़ें आगे पीछे रहती है, तो उस न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लाइफस्टाइल हो गया। राइट, लाइफस्टाइल में हमने बोला है कि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है, तो उसको हमको सही करना पड़ेगा। और जो सिगरेट स्मोकिंग वाला पैटर्न है, एक्टिव स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, उसको कट डाउन करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेने पड़ेंगे। और सेल्फ मैनेजमेंट, खुद भी जैसे जैसे पोल्यूटेंट एरिया में जा रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा कहीं एक्सपोजर होने का चांस है ऑक्यूपेशन में हो या ट्रैवलिंग के टाइम पे या कहीं पे फंक्शंस में, तो हमको खुद को उसको मैनेज करते रहना पड़ेगा। और जो ड्रग दी है उसके रिलेटेड मेडिकेशन है उसको हमको टाइम टू टाइम लेके खुद को एक डिसिप्लिन तरीके से रखना पड़ेगा। तो जो अपने फैक्टर्स हैं जो इसमें प्रेसिपिटेटिंग और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, उन फैक्टर को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। और स्मोकिंग सिजेशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है स्मोकिंग में, क्योंकि सिगरेट का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा एविडेंसेस कहते हैं। एंड दे हैव टू इनकरेज फॉर द पल्मोनरी एक्सरसाइज एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन भी हम सीओपीडी पेशेंट को कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, राइट, योगा हो गया, और इंस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, राइट। मेडिटेशन सीओपीडी को इम्प्रूव करता है, ऐसा अभी साइंटिफिक एविडेंसेस पब्लिश्ड है। राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारे पास अगर ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है तो हम बलूनिंग कर सकते हैं, या फिर एक स्पायरोमेट्री जैसा ऐसे खिलौने भी मिलते हैं जिसको हम आराम से फूंक सकते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारे लंग्स को एक्सरसाइज मिलता रहता है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस फ्री सेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस जो है हमने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में पढ़ा था कि स्ट्रेस जो है इसको प्रेसिपिटेट कर देता है, तो हमको स्ट्रेस मैनेज में रहेगा तो जो ये सीओपीडी है ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ऐसा है। तो अभी हम देखेंगे जो इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, मतलब कि हम जो ड्रग देके इसको मैनेज कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वो कैटेगरी आती है ब्रोंको डायलेटर, जो ब्रोंकस को डायलेट कर देता है।
राइट। जो ये ब्रोंकोडायलेटर है ये हमने आस्थमा में भी देखी है, तो इनका जो मैकेनिज्म है, डोज है, एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे भी क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ही हुआ है, आस्थमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ही है, तो उसमें भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहा है, तो जो इसके मैनेजमेंट में यूज होने वाली मेडिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होने को आती है। तो अगर हमने आस्थमा अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे हमको चीजें समझने के लिए और आसान हो जाएगा। तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर है, बेसिकली जो ब्रोंकोडायलेटर है ये क्या करती है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। जैसे स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे तो स्मूथ मसल डायलेट हो जाएंगी। जैसे स्मूथ मसल डायलेट होंगी तो जो ये एयर फ्लो है वो बढ़ जाता है। और जो ये ड्रग्स है ब्रोंकोडायलेटर है ये जनरली इनहेलर से दिया जाता है, मीटर डोज इनहेलर में आते हैं, या फिर नेबुलाइजर से हम दे सकते हैं, या फिर कभी कभी हमारे पास ओरल ऑप्शंस भी इसको देखने के मिलते हैं। तो इसमें जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली 2-3 टाइप के ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक, राइट। तो ये जो सारे ड्रग हैं इनको हम इस क्लास में रखते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स क्लास में, जो बेसिकली क्या करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करते हैं। हमने ये चीजें फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आस्थमा में डिस्कस करी थी। अगर हमको चीजें वहां पे अच्छे से समझ में आ गई हो तो यहाँ पे समझने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके हम इन क्लास को देखते हैं। पहले में आता है बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में हम देखते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी के अंदर ही आता है, जिसमें एग्जांपल है सैल्ब्यूटामोल 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम इनहेल कर सकते हैं हर 4-6 घंटे में, या फिर जैसी जरूरत हो। ऐसे ही लेबेट्रोल भी इसमें मिलता है। तो ये क्या करता है, जो अपना ब्रोंकियल्स है, राइट, उनमें जो बीटा 2 सेल्स रहते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। उनको स्टिमुलेट करने के बाद जो साइक्लिक एएमपी रहता है, ये साइक्लिक एएमपी इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये साइक्लिक एएमपी जो है ये ब्रोंकोडायलेशन कराता है। जैसे ब्रोंकोडायलेशन होगा तो इसका लुमेन डायलेट हो जाएगा और एयरवे की एंट्री आसान हो जाएगी। तो जो आदमी को डिस्निया है, ब्रेथलेसनेस है, उससे एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज टू एक्यूटली रिलीव द सिम्टम्स, और रिलीफ या रेस्क्यू, इसीलिए इनको रेस्क्यू वाले ड्रग भी बोला जाता है। कहीं कहीं की बुक में अगर हम देखेंगे तो इनको रेस्क्यू ड्रग्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। और इसके कुछ एडीआर्स है, जैसे ट्रिमर्स हो जाना, मतलब जो भी हाथ है, पेरिफेरल सिस्टम है, ये शेकिंग होना चालू होते हैं। ट्रेमर मतलब ऐसे हाथ कांप जाते हैं, जो उसको हम ट्रेमर बोलते हैं। टैकीकार्डिया, जहाँ पे पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, स्पेशली पोटेशियम। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो जहाँ पे आदमी को ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है वहाँ पे हम ये ड्रग्स को एकदम कॉशन के साथ देंगे। फिर इसी में जो है, ये तो हो गए शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जो बहुत छोटे समय के लिए काम करते हैं, 4-5 घंटे के लिए काम करते हैं। ऐसे हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग मतलब ये 12 घंटे से ऊपर या 12 घंटे तक काम करती है। इसमें जैसे एग्जाम्पल आ गया सल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, जो इसका मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो जहाँ पे जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है वो छोटे टाइम के लिए ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, तो वहीं पे जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है वो लंबे समय तक इन जो एयरवेज है, ब्रोंकियल्स है, इनको डायलेट करती रहेगी। तो लंबे समय तक लोगों को आराम मिलेगा। तो ये जो मॉडरेट टाइप का सीओपीडी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अपने कुछ एडीआर्स हैं, जैसे ट्रेमर, पाल्पिटेशन ऐसा होना। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में ही डिफरेंस है। तो हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जैसे हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देखी थी, ऐसे शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, या फिर इसको हम शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करनिक ड्रग बोलते हैं। जो अपना M3 रिसेप्टर रहता है, मस्करनिक 3 रिसेप्टर रहता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। तो अगर वो क्या बोलते हैं, एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है तो ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्शन कर देता है कोलिनर्जिक एक्टिविटी के थ्रू से। अगर हम उसको इनहिबिट कर देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे तो ये डायलेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये ब्लॉक होता है तो वो डायलेट हो जाता है। तो इन कैटेगरी को हम बोलते हैं सामा, शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करनिक एजेंट। इसके एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये नेबुलाइजेशन करते टाइम पे। 20 माइक्रोग्राम पर इनहेलेशन हर 6 से 8 घंटे में हम इनको रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्सीट्राइपियम कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली इन प्लेस ऑफ इप्राट्राइपियम। तो ये क्या करता है, जो मस्करनिक 3 रिसेप्टर है, इन मस्करनिक 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो इसके मीडिएटेड कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट सीओपीडी में हम यूज कर सकते हैं।
या फिर कभी कभी हम इसको बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। जो इसके एडीआर्स है वो एंटीकोलिनर्जिक एडीआर्स है, जैसे ड्राई माउथ हो गया, यूरिनरी रिटेंशन होना हो गया। तो जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है वही इसके साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे हमारे पास जो ब्रोंकोडायलेटर का फोर्थ ड्रग है वो है लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करेनिक एजेंट्स, जिसको हम लामा भी बोलते हैं। तो इसमें आता है जैसे टाइट्रोपियम 18 माइक्रोग्राम इनहेल्ड में हम दे सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 24 घंटे तक हमको रिलीफ देता है। तो इसका भी क्या रहेगा, ये भी जाके मस्करेनिक 3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और उसके मीडिएटेड जो भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देगा। तो जो ब्रोंकस है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ब्रोंकस रिलैक्स हो जाएगा तो जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन था वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाएगा और आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोपाइरोलेट, जो इतना देखने को नहीं मिलता। जनरली टाइट्रोपियम ही लोग ज्यादा यूज करते हैं, हालांकि हम ग्लाइकोपाइरोलेट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करेनिक एजेंट्स है ना, ये लावा के लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सुपेरियर है अगर हम इनको अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो जनरली हम इनको अलग यूज नहीं करते हैं, जनरली हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ये यहाँ पे हमको समझना है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। तो अभी हम देखेंगे एक दूसरा क्लास, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हमने आस्थमा में इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी ये इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जनरली बीटा 2 एगोनिस्ट हो या फिर एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हो, उनके साथ जनरली हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है कुछ बुडेसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन। बुडेसोनाइड 400 से 800 माइक्रोग्राम बीडी डोज में ले सकते हैं, ऐसे फ्लूटिकासोन 250 से लेके 500 माइक्रोग्राम में बीडी डोज में ले सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये जनरली एंटी इन्फ्लामेटरी रहेगा। जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रहते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहते हैं। और जैसे ये साइटोकाइंस ब्लॉक होंगे तो जो अपना पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि जो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो जाके आगे हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और जो एम्फाइसेमा है उसमें दिक्कतें कर रहे थे। आगे का जो कैस्केड जा रहा था उस कैस्केड को ये ब्लॉक कर देगा। तो जो अल्टीमेटली आदमी को सीओपीडी हो रहा है या फिर उसका एक्यूट एक्सर्बेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो आदमी अगर एक्सर्बेशन मतलब इमरजेंसी केस में एक्यूट सिचुएशंस लेके आया है तो वहां पे आईसीएस को बहुत वाइडली यूज किया जाता है। और या फिर आदमी को हाई इसिनोफिल काउंट है, इसिनोफिल अगर काउंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी एलर्जिक जैसी सिचुएशन में है। और अगर न्यूट्रोफिल भी बढ़ा है तो इन्फ्लामेटरी कॉज माना जाता है। तो क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेटरी को सबसाइड करते हैं तो वहां पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जनरली हम उनको लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करेनिक एजेंट्स के साथ कंबाइन करके प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो ये इसका एडीआर्स कुछ रेगुलर वाले देखने को मिलेंगे, ओरल कैंडिडाइसिस, होर्सनेस ऑफ वॉइस और निमोनिया। क्योंकि हम इसको पल्मोनरी इनहेल्ड रूट से दे रहे हैं, इनहेलेशन रूट से दे रहे हैं, तो वहां पे हमको उसी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एडीआर्स देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे जो हमारा अगला क्लास है वो है मिथाइलजेंथिन क्लास। तो ये जो मिथाइलजेंथिन है इसमें का जो सबसे कॉमन यूज होने वाला एग्जांपल है वो है थियोफाइलिन 200 to 400 mg पर डे। बहुत स्लोली दिया जाता है, जनरली ये आईबी में दिए जाते हैं और बहुत स्लो आईबी इनको दिया जाता है। ऐसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है एमिनोफाइलिन। तो ये क्या करते हैं ना, जो फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम रहता है उस फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने जो ब्रोंकियस मसल है, स्मूथ मसल है, उसमें साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है। अब हमने बीटा 2 एगोनिस्ट में देखा था जब साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है तो जो ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस डायलेशन हो जाती है। जैसे ये डायलेशन होती है तो फिर से जो है एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो कम हो जाता है। तो ये जनरली एड ऑन थेरेपी के तरीके से यूज होती है। अलोन हम इनको बहुत कम ही यूज करते हैं, जनरली बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ या फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, या फिर जहाँ पे हमको ट्रिपल थेरेपी देनी हो वहां पे हम मिथाइलजेंथिन को जनरली ऐड करके देते हैं। इसके कुछ अपने पोटेंट एडीआर है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं until and unless there is exacerbation case, right? तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग है ये, इसके पोटेंट साइड इफेक्ट्स रहते हैं। बेसिकली जो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, सबसे अलार्मिंग और डेंजर साइड इफेक्ट है वो है कार्डियक अरिथमिया। और हमने सीबीएस में तो देखा ही था कि कार्डियक अरिथमिया को मैनेज करना कितना दिक्कत का काम है। तो जो इसका पोटेंट साइड इफेक्ट है कार्डियक अरिथमिया, तो इसीलिए हम मिथाइलजेंथिन को थोड़ा कॉशियस होकर ही यूज करेंगे। तो इसमें जो हमारा फोर्थ क्लास है वो है फॉस्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर्स, दैट इज
PDE4 इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल है रोफ्लोमिलास्ट 500 माइक्रोग्राम पर ओरल OD डोज में हम इसको दे सकते हैं। ये जैसे वहाँ पे वो डाइस्टेरेज 5 को कर रहा था, यहाँ पे PDE4 को इनहिबिट कर देता है। तो जो PDE है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस में रहता है इसका, और इसकी वजह से ये जो इन्फ्लामेटरी कॉन्स्ट्रिक्शंस रहते हैं ब्रोंकस के, ये उसको भी इनहिबिट कर देता है। तो जो ये ब्रोंकस है ये डायलेट हो जाता है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज होता है ज़्यादा, और सीवियर COPD है तो वहाँ पे हम PDE4 को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ अपने बहुत एकदम सादे से साइड इफेक्ट है, जैसे वेट लॉस हो गया, डायरिया हो गया, और आदमी को कभी कभी नींद आने में दिक्कतें आ सकती है। और ऐसे ही हमारे पास जो 5th क्लास ड्रग है वो है सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये जो एक्यूट एक्साजर्बेशन है या इमरजेंसी केस है, सीवियर केस है, वहाँ पे बहुत वाइडली यूज होते हैं सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे हमने अस्थमा भी देखा था। तो ये एक्साजर्बेशन सिचुएशन में, स्पेशली एक्यूट सिचुएशन हमको आदमी को एकदम से मैनेज करना है, तो वहाँ पे हमको सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन 40 से लेकर 60 mg हम दे सकते हैं। या फिर जो इमरजेंसी एक्साजर्बेशन में बहुत यूज होता है वो है IV हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg 6 आवरली। इसका जो मैकेनिज्म है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसा ही रहेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी। जो अपना इन्फ्लामेटरी कास्केड है ये उसको ब्लॉक कर देगा। जो ये इन्फ्लामेटरी कास्केड ब्लॉक हो जाएगा तो जो आगे जाके COPD हो रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन इन्फ्लामेशन, राइट, ब्रोंकाइटिस, या फिर सीवियर सिचुएशन हो, आदमी इमरजेंसी में लैंड कर रहा हो तो वहाँ पे हम सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अपने कुछ ADR है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दो हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इम्यूनोसप्रेशन। इन तीनों को हम याद कर सकते हैं हर जगह पे जहाँ पे हम सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। आदमी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। ये थोड़ा क्रोनिक यूज पे होता है, 1-2 डोजेज पे नहीं होता है। अगर आदमी 15 दिन, महीने भर या लंबे समय महीनों तक ले रहा है तो वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इम्यूनोसप्रेशन धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। दीज आर द क्रोनिक ADRs। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और जो COPD है, COPD में हमको बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी साथ में देखने को मिलते हैं। और हमने जो प्रेसिपिटेटिंग और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में भी देखा है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है वो इसको क्या कर देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं, इसको प्रीडिस्पोज कर देते हैं या फिर इसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो ऐसे में हमको एंटीबायोटिक्स भी यूज करना पड़ सकता है। तो जो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो ड्रग ऑफ चॉइस वाले एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव कवर करने वाले, बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही है, मगर जो ग्राम पॉजिटिव को ज्यादा कवर करते हैं हम वाले एंटीबायोटिक पकड़ते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD डोज में हो गया, या फिर अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड 625 के डोजेज में, राइट। तो ये मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है और ये बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर इसके साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर स्पुटम फ्रूलेंट है, मतलब फर्स्ट फॉर्मिंग स्पुटम हमको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास ये एविडेंस है कि इसमें इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम एंटीबायोटिक्स को लार्जली यूज करते हैं। तो जो अपना गोल्ड है, राइट, गोल्ड मतलब हमने पहले भी क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर COPD है उसको हम गोल्ड बोलते हैं। तो गोल्ड क्या बोलता है, 2026 की इसकी रिकमेंडेशन क्या है गोल्ड की। तो ये जो G1, G2, G3, G4 ये आपको देखने को मिल रहा है, ये गोल्ड की क्राइटेरिया है, G1, G2, G3, G4। तो ये क्या है, ये गोल्ड की क्राइटेरिया है। गोल्ड मतलब क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ COPD। तो जो G1 है इसमें क्या है, ये माइल्ड केस को गोल्ड 1 या G1 बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए गोल्ड 1 लिखा है, इसको हम G1 बोलेंगे। तो जो माइल्ड केस है, ऐसे ही जो G2 है मॉडरेट केस है, G3 है सीवियर केस है और G4 वेरी सीवियर केस है। और ये जो एक्साजर्बेशन कंडीशन है, अचानक से आदमी सीवियर हो गया है, ये एक एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है यूजुअल एक्साजर्बेशन। तो ये जो माइल्ड कब बोलते हैं, जब आदमी को सिम्टम्स है मगर बहुत कम है, मॉडरेट परसिस्टेंट सिम्टम्स उसको आ रहे हैं। सीवियर मतलब फ्रीक्वेंट एक्साजर्बेशन देखने को मिल रहे हैं, और वेरी सीवियर में 2 फ्रीक्वेंट एक्साजर्बेशन देखने को मिल रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंट एक्साजर्बेशन नहीं है, 2 फ्रीक्वेंट भी नहीं है, अगर कभी एक्साजर्बेशन अचानक से हो गया तो उसको एक उन्होंने अलग कैटेगरी दी है। तो जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड जो था FEV1 का जो अपना क्राइटेरिया था पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, उसके हिसाब से इन्होंने माइल्ड मॉडरेट सीवियर के हिसाब से यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो FEV1 है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू 80%, मॉडरेट में 50 to 79%, सीवियर में 30 to 49% और वेरी सीवियर में लेस देन 30% हमको देखने को मिलता है। तो जो यूजुअल एक्साजर्बेशन है वहाँ पे भी हमको ये घटा हुआ यूजुअली 50 के अराउंड हमको देखने को मिलता है, मगर ये कभी अचानक आ जाता है। तो अगर माइल्ड केस है तो हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे देंगे, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम दे देंगे।
ऐसे अगर मॉडरेट है तो हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को और या फिर लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करिनिक एजेंट्स को हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सीवियर है तो फिर हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या के साथ लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करिनिक एजेंट्स को दे सकते हैं। अगर उसमें पुरुलेंट स्पुटम है या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन ऐसे हमको कुछ देखने को मिल रहे तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। वेरी सीवियर केस है, टू फ्रीक्वेंट एक्सर्बेशन देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ साथ लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करिनिक एजेंट के साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस माइनस एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं। अगर हमको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है तो हम यहाँ पे सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। हाउएवर ये गोल्ड की रिकमेंडेशन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, आईसीएस और एंटीबायोटिक देंगे। और अगर एक्सर्बेशन केस है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स, शॉर्ट एक्टिंग एंटीमस्करिनिक एजेंट्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है गोल्ड के हिसाब से। माइल्ड केस में साबा अलोन टेक केयर कर लेता है, मॉडरेट में लाबा या लामा में जाते हैं हम, सीवियर है तो लाबा प्लस लामा में एंटीबायोटिक अगर एविडेंसेस है इन्फेक्शन के, वेरी सीवियर में लाबा, लामा और आईसीएस तीनों को हम ट्रिपल थेरेपी कर देते हैं और एंटीबायोटिक देखते हैं कि वहां पे क्या यूज है क्या, और अगर यूज है तो हम वहां पे एंटीबायोटिक यूज कर देंगे, नहीं है इन्फेक्शन के, जनरली एक्सर्बेशन केस है तो वहां पे हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में एज अ को इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। एक्सर्बेशन केस है तो वहां पे साबा, सामा और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन एडिशन टू दैट एंटीबायोटिक्स अगेन डिपेंडिंग ऑन द एविडेंसेस, तो ये हम दे सकते हैं। तो ऐसे हम सीओपीडी के केसेस को मैनेज कर सकते हैं। होप यहाँ पे आपको ये जो गोल्ड का रिकमेंडेशन है ये एकदम लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एंटीबायोटिक का जो यहाँ पे एविडेंसेस की मैंने बात करी थी ना, अगर प्रूलेंट स्पुटम आ रहा है या फिर कोई और, जैसे मैंने कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराई और वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। तो जाते जाते हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएटर ये जरूरी भी हमको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आस्थमा और सीओपीडी में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे जाते जाते। तो जो आस्थमा है ये जनरली चाइल्डहुड में चालू होता है मगर सीओपीडी मोर देन 40 ईयर्स में चालू होता है। ऐसे ही जो आस्थमा रहता है वो सडन रहता है और एपिसोडिक पैटर्न उसके देखने को मिलते हैं, मगर जो सीओपीडी है उसका ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे ही जो आस्थमा के क्लासिक साइन थे वो वीजिंग, कफ एंड डिस्निया अलॉन्ग विद द चेस्ट टाइटनेस। हाउएवर इन सीओपीडी में परसिस्टेंट कफ, स्पुटम एंड डिस्निया ये इसके क्लासिक सिम्टम्स थे। तो आस्थमा जो है मोस्टली रिवर्सिबल आफ्टर अटैक, एक बार अटैक आता है और फिर सबसाइड हो जाता है, जबकि सीओपीडी पुअरली रिवर्सिबल और जनरली हम इसको इरिवर्सिबल कैटेगरी में ही रखते हैं। फिर यहाँ पे जो ट्रिगर है वो एलर्जन है, एक्सरसाइज है, कोल्ड एयर, ये सारी चीजें हैं, जबकि सीओपीडी में स्मोकिंग एंड पोल्यूशन को बहुत फंडामेंटल इसका ट्रिगर माना जाता है। और अगर हम लैब टेस्ट में हेमाटोलॉजिकल चीजें देखेंगे तो जो आस्थमा है वहां पे इसिनोफिल और TH2 मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलेगा, जबकि सीओपीडी में न्यूट्रोफिलिक एंड CD8 सेल्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे आस्थमा में स्पुटम प्रोडक्शन बहुत कम होता है मगर सीओपीडी में स्पुटम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। स्पुटम जनरली पुरुलेंट स्पुटम ही हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और जो आस्थमा है वहां पे आईसीएस अलोन भी अगर हम देंगे तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, मगर यहाँ पे अगर हम सीओपीडी में आईसीएस अलोन देंगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, हमको साबा या सामा उसमें ऐड करना पड़ता है। आस्थमा में कहीं कहीं भी दूर तक भी हमको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं रहती है। सीओपीडी में जनरली कोई इन्फेक्शन आदमी को दिखता है तो वहां पे हमको एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और आस्थमा में जो है एपिसोडिक देखने को मिलता है और ये स्पाइक पैटर्न में आता है, जबकि सीओपीडी में 2 टाइप के हैं। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं और अगर एम्फाइसेमा है तो पिग पफर्स है। होप ये कुछ जो 8-10 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास में हम जो है यहीं पर देखेंगे, यह था हमारा मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो एज यूजुअल हम इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर इसको रिवीजन करेंगे और आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। तो सबसे पहला अपना गोल है, वो गोल है कि प्रोग्रेशन को रोकना है, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाना है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना है, जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना, ट्रिगर्स को अवॉइड करना, राइट, बेसिकली स्मोकिंग को सीज करना, पल्मोनरी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलेक्सेशन, ये सारे चीजें नॉन फार्माकोलॉजी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मेडिकेशन से उसके साथ अडेयर रहना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमने ब्रोंकोडायलेटर्स में 4 डिफरेंट कैटेगरी देखी थी। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक साल्बुटामोल, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक लाबा हमने देखी थी,
और उसके बाद हमने देखी थी शॉर्ट एक्टिंग एंटीमस्कर्निक एजेंट्स, उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्कर्निक एजेंट्स। फिर हमने इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखा था, जहाँ पे हम बुडेसोनाइड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसे ही मिथाइल जेंटिन्स हो गया। फिर PDE4 इनहिबिटर्स हो गया, और उसके बाद हमने सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी यहाँ पे बातें करी। और फिर हमने बातें करी गोल्ड रिकमेंडेशन 2026 की, जहाँ पे हम COPD को 5 डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन पे डाल सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको कौन सा ड्रग देना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आस्थमा और COPD के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी 5 मार्क्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जो अगला क्लास है, हम अगला क्लास में इसी COPD के रिलेटेड कुछ केस स्टडी लेके आएंगे। तब तक आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन या डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में आके डिस्कस कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास, सी यू इन द अनदर क्लास।